हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो देखा? आपको अच्छा लगा और आप लोगों को कुछ लर्न करने को मिला उसमें? तो मैंने वहाँ पे कोशिश किया है मोल कॉन्सेप्ट को, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का, उसको पूरी तरह से कंपाइल करने का, जिसमें अब मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट, कुछ न्यूमेरिकल्स एंड कुछ शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह बताए हैं, कुछ डिस्क्राइब किया था वहाँ पे, ठीक है। और मैं नेक्स्ट चैप्टर जो है आपका वो एटॉमिक स्ट्रक्चर कराने वाली हूँ फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो ऑनवर्ड्स, एंड दिस वीडियो इज पर्टिकुलरली वेरी हेल्पफुल फॉर द 11th एंड 12th क्लास स्टूडेंट्स, ठीक है। बट आज अभी हम लोग कुछ पढ़ेंगे नहीं, हम लोग कुछ यहाँ पे मैंने आपको वीडियो पे कुछ पढ़ाना नहीं है, ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल्स नहीं कराने, ठीक है। आप मैं कुछ बात करने आई हूँ आपसे, ठीक है। बात किसके रिलेटेड? आपके सेकंड चैप्टर के रिलेटेड। जो मिथ्स हैं सेकंड चैप्टर के रिलेटेड, जो आपके बच्चों के दिमाग में जो मिस कॉन्सेप्ट्स हैं, उसको रिलेटेड जो कंफ्यूजन्स हैं, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, क्योंकि द होल चैप्टर इज अ बिग चैप्टर। एटॉमिक स्ट्रक्चर इज लिटरली ए बिग चैप्टर, ओके। तो बच्चे पूरे टाइम ये सोचते रहते हैं कि हम क्या पढ़ें और क्या छोड़ें, ठीक है। उसके बीच में कुछ लोग सजेस्ट भी करते हैं कि जो हाईलाइटेड पोर्शंस हैं, जैसे कि आपका कैलकुलेशन ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स हो गया, देन योर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, देन योर एनर्जी कैलकुलेशन हो गया, एंड हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, एंड देन क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। ये बेसिकली लोग इस तरह से अप्रोच करते हैं पढ़ने के लिए एटॉमिक स्ट्रक्चर को। और दिस इज वेरी जेन्युइन। आप लोगों का कंफ्यूजन, आपका डाउट बहुत जेन्युइन है, क्योंकि द होल चैप्टर इज कंसिस्ट ऑफ फ्यू स्मॉल स्मॉल पार्ट्स, ठीक है। छोटे छोटे पार्ट्स हैं थ्रू आउट द चैप्टर, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, छोटे छोटे पार्ट्स हैं, ठीक है। होल चैप्टर इज मेड ऑफ स्मॉल पार्ट्स, ठीक है। तो बच्चों में ये कंफ्यूजन बहुत आता है कि कुछ थ्योरीज हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, कुछ फॉर्मूलाज हैं, तो उसको कंपाइल कैसे करें, दैट इज द मेन प्रॉब्लम, ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ, अगर आप उनमें से हाईलाइटेड पोर्शन अगर पढ़ के छोड़ दोगे उसको, तो उसका क्या बेनिफिट होगा? जैसे सपोज कोई बॉलीवुड मूवी है, बॉलीवुड मूवी में आप क्या करते हो, दो चार आइटम नंबर देखे और दो चार फाइटिंग सीन देख लिया, तो यू कैन मेक ए प्रेडिक्शन ऑफ द होल कॉन्सेप्ट, होल स्टोरी, ओके। लेकिन जब हम कोई हॉलीवुड साइंस फिक्शन की मूवी देखते हैं, तो क्या होता है, वहां पे तो कोई ये क्या कहते हैं, जो आइटम सॉन्ग नहीं होता, फाइटिंग सीन्स नहीं होते, लेकिन होल थ्योरी इज बेस्ड ऑन ए कॉन्सेप्ट, ठीक है, उनकी स्टोरी। तो वहां पे अगर 2-4 मिनट इधर उधर हो गया, तो हमें उस मूवी को अंडरस्टैंड करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये आप सोच लीजिए कि एटॉमिक स्ट्रक्चर आपका लाइक ए हॉलीवुड मूवी, ठीक है, जिसमें आपको हर एक चीज, चाहे क्वेश्चन में पूछा जाए चाहे ना पूछा जाए, आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरी बात, आई एग्री कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर से, और वो हाईलाइटेड पोजीशन फॉर्म से आता है, दैट आई नो। बट अगर कहीं से भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ गया, क्योंकि आने वाले टाइम पे आप जो भी हमारी एजुकेशन पॉलिसी होने लगी है, जो एमसीक्यूज क्वेश्चन बेस्ड आपका एग्जाम होने लगा है, कहीं पे भी अगर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के दौरान अगर कुछ एमसीक्यूज आ गए, तो वहां पे आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी अगर आपने फॉर्मूला एंड न्यूमेरिकल बेस्ड एटॉमिक स्ट्रक्चर किया है तो। और दूसरी बात, जिन्होंने ये बुक बनाई है, जिन लोगों ने इसे कंपाइल किया है, उन्होंने क्यों ऐसा किया है कि वो तो सीधे ही आपको बोर मॉडल पढ़ा देते, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पढ़ा देते, वो बीच बीच में छोटे छोटे पोर्शन जो है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड योर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया एंड डुअल नेचर ऑफ मैटर हो गया, उसको देने की जरूरत क्या थी, है ना। अगर है दिया हुआ है, दैट मीन्स दे हैव सम मीनिंग, ओके। तो बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये है कि आप इस चैप्टर का एक मैप बनाओ, फर्स्ट एक स्टोरी बनाओ अपने माइंड में। यू हैव टू लिंक ईच थिंग। अगर दो हाईलाइटेड चीज के बीच में थोड़े छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, तो वो क्यों है, उनकी जरूरत वहां पे क्यों है, उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपकी माइंड मैपिंग करूंगी अबाउट द एटॉमिक स्ट्रक्चर, और एक ऐसा फ्रेम डेवलप करूंगी, जब आप एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ोगे देन यू हैव नो डाउट्स कि क्या पढ़े और क्या छोड़े। क्यों? क्योंकि एक्सीलेंस के लिए हार्ड वर्क इज वेरी नेसेसरी, शॉर्टकट नहीं चलेगा, ठीक है। तो मैं कभी भी शॉर्टकट को अप्रिशिएट नहीं करती, और थ्योरी में एटॉमिक स्ट्रक्चर के चैप्टर में मैं आपको कुछ छोटी छोटी चीजें बताऊंगी, जिससे आपको पढ़ना बोरिंग नहीं लगेगा, ठीक है। तो वीडियो तो पूरा लास्ट तक देखें, ठीक है, और समझने की कोशिश करिए कि मैं क्या कह रही हूँ, ठीक है। ओके, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट यहाँ से होता है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर की, भाई एटम तो पता चल गया, ये तो 400 BC में पता चल गया था कि एटम होता है।
किसी भी मैटर का जो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है वो एटम होता है। वो 400 BC में पता चल गया था, मतलब लॉन्ग 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 ईयर्स बैक, राइट। अच्छा, अगर किसी भी मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट एटम होता है तो हर मैटर का स्मॉलेस्ट यूनिट एटम होना चाहिए। इसका मतलब हुआ कि हर मैटर सेम होनी चाहिए, है ना। अगर एटम ही है स्मॉलेस्ट यूनिट, उसके अलावा कुछ है ही नहीं, तो सारे मैटर्स की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज हाउ दे आर डिफरेंट। ये जो थॉट था ये ट्रिगर करता है कि नहीं, एटम के अंदर कुछ और भी होता है। देयर इज समथिंग एल्स इनसाइड द एटम एंड देयर इज द सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अच्छा, एक बात बताओ, जब भी कोई इन्वेंशन होता है या डिस्कवरी होता है तो उसके पीछे कोई रीजन, कोई क्वेश्चन मार्क जरूर होता है। विदाउट ए क्वेश्चन मार्क नो इन्वेंशन इज पॉसिबल या नो डिस्कवरी इज पॉसिबल, ठीक है ना। तो जब क्वेश्चन मार्क डेवलप होता है तब डिस्कवरी पॉसिबल होता है। तो जब ये क्वेश्चन आया कि अगर एटम इज द smallest unit, then why all the substances are not same? Why different substances have different physical property, different chemical properties that give an idea, no, there are something else in the atom, and they give to the knowledge about the electron, proton और neutron। ठीक है, यहाँ से आ जाता है आपका डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो बुक का जो चैप्टर है वो स्टार्ट होता है आपका डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन से। एंड डिफरेंट साइंटिस्ट जैसे थॉमसन, गोल्डस्टीन, चैडविक, उनका अलग अलग आपका एक्सपेरिमेंट आप पढ़ेंगे वहाँ पे कैसे उन्होंने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को आइडेंटिफाई किया। ठीक है, ये फर्स्ट थिंग हो गया। ठीक है, नाउ उसके बाद क्या हुआ, आपने सब एटॉमिक पार्टिकल्स निकाल लिए। अब भाई अगर किसी चीज के अंदर कुछ है तो उसका कुछ अरेंजमेंट तो होगा, कुछ अरेंजमेंट से ही होगा ना, कुछ पॉसिबिलिटीज तो होगा, ऐसे तो ना एपोजिटली इधर उधर घूम रहा होगा। तो जे थॉमसन ने बिल्कुल एक छोटा सा मॉडल दिया जिसको हम वाटरमेलन मॉडल कहते हैं। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने एक सिंपल कॉन्सेप्ट रख दिया कि प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज सारे हैं और इलेक्ट्रॉन आर एम्बेडेड विद इन द प्रोटॉन्स। ठीक है, तरबूज वाला मॉडल बना दिया उन्होंने। लेकिन द मॉडल वॉज नॉट कम्प्लीटली रॉन्ग नहीं था, लेकिन उसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे। दे आर नॉट एक्सप्लेनिंग द स्कैटरिंग प्रोसीजर। जो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हो रहा था, जब हम अल्फा पार्टिकल से न्यूक्लियस को, एटम को स्कैटर करते थे, तो आपका जो डिफ्लेक्शन होता है, जो पास हो जाता है न्यूक्लियस से जो डिफ्लेक्शन होता है, एम्प्टी स्पेस से जो पास हो जाता है, तो वो सारी चीज़ें थॉमसन मॉडल से एक्सप्लेन नहीं हो पाया था। ठीक है, तो उसकी वजह से आपका रुदरफोर्ड मॉडल आया। ठीक है, रुदरफोर्ड ने थोड़ा उसको और इम्प्रूव किया। ठीक है, तो आपको देखो स्टेप बाय स्टेप यू हैव टू लिंक इट। जे थॉमसन मॉडल आया, फिर रुदरफोर्ड मॉडल आया, उन्होंने क्या इंप्रूवमेंट दिखाई, यस इलेक्ट्रॉन इज देयर, न्यूक्लियस इज देयर, बट द होल मास ऑफ द एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड ओवर द न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में क्या क्या होता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होता है, एंड इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। ये उन्होंने दिया था आफ्टर थॉमसन, बट इट इज नॉट कम्प्लीटली करेक्ट एंड नॉट कम्प्लीटली रॉन्ग। ठीक है, नॉट कम्प्लीटली रॉन्ग इसलिए है क्योंकि यस न्यूक्लियस इज मेड अप ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इट हैज अ पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन हैव अ नेगेटिव चार्ज, एंड ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया। बट नेक्स्ट उसके साथ ड्रॉबैक क्या हो गया, इंस्टेबिलिटी ऑफ द एटम्स। अकॉर्डिंग टू अगर रुदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट को हम देखें तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जो रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस है, और अगर उसकी एनर्जी इज नॉट एक्सप्लेन्ड। रुदरफोर्ड के मॉडल में एनर्जी एक्सप्लेन नहीं था, हाउ द इलेक्ट्रॉन हैव एनर्जी, कौन से पाथ में वो रोटेट कर रहा है, सिर्फ सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा था। तो इस थ्योरी से एक इंस्टेबिलिटी, एटम आर अनस्टेबल, ये कंक्लूजन निकाला गया। दैट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज अगर एटम अनस्टेबल हो जाएंगे देन नथिंग विल बी एग्जिस्टिंग इन द यूनिवर्स। ठीक है, तो यहाँ पे रुदरफोर्ड मॉडल जब खत्म हुआ तो रुदरफोर्ड मॉडल के पास सीधा आपको चले जाना चाहिए था बोर एटॉमिक मॉडल में, इजंट इट। आपको रुदरफोर्ड मॉडल पढ़ा दिया, उसके बाद आप सीधे चले जाओ बोर एटॉमिक मॉडल में। क्यों, देयर इज ए इन बिटवीन ब्लैक बॉडी रेडिएशन, देन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड देन योर वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। क्यों, इन सब की जरूरत क्या पड़ गई? इसका मतलब ये होता है, हमें ये पता चल गया कि एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एनर्जी के बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यूनिवर्स में अगर दो चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं तो उसमें एक एटम है और दूसरा एनर्जी है। अगर आपके एटम में, एटम कह रही हूँ, मैटर है एंड दूसरा एनर्जी है, ठीक है, तो आपको मैटर के बारे में अगर चीज़ों को पर्टिकुलरली समझना है देन यू हैव टू अंडरस्टैंड द एनर्जी। क्यों, जैसे कि सपोज एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वॉटएवर है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन है। सपोज हम इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस के अंदर तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आ गए, ठीक है, हम इलेक्ट्रॉन के बारे में जानना चाहते हैं, उसकी पोजीशन, उसकी लोकेशन, उसकी एनर्जी, सब कुछ जानना चाहते हैं, तो हमें उसको अपनी जगह से हिलाना पड़ेगा। ठीक है, अपनी जगह से हिलाना पड़ेगा, और वो कैसे होगा, बाय अप्लाइंग एनर्जी।
बाय अप्लाइंग एनर्जी। कोई भी इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से क्यों हिलेगा? तभी हिलेगा जब आप उसको एनर्जी अप्लाई करते हो। यहाँ पे आ जाता है एनर्जी। यहाँ पे हम एनर्जी के बारे में पढ़ने लगते हैं। वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। एनर्जी क्या होता है? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ वेव। देयर कैरेक्टरिस्टिक लाइक वेव लेंथ, लैम्डा, फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर, वेलोसिटी, दे हैव देयर ऑल दोज थिंग्स डिस्क्राइब इन दोज पार्ट। ठीक है, अब एनर्जी हमने मैक्सवेल थ्योरी में पढ़ लिया, फिर उसके बाद प्लैंक्स थ्योरी आ गया। अब क्या जरूरत पड़ गई प्लैंक्स थ्योरी की? अब मैक्सवेल ने कहा था कि एनर्जी इज आर कंटिन्यूस। अगर एनर्जी कंटिन्यूस हो रहे हैं देन ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज नॉट पॉसिबल। दैट्स व्हाई यू हैव टू अंडरस्टैंड ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। व्हाई? बिकॉज ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज एग्जिस्टिंग। ये होता है, इसलिए हम इस कॉन्सेप्ट को नहीं मानते कि इलेक्ट्रॉन इज एनर्जी इज ए कॉन्टिन्यूस थिंग। वहाँ से यूज है आपका प्लैंक्स थ्योरी का और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। ठीक है, तो आप सीधे जब रुदरफोर्ड मॉडल से बोर एटॉमिक मॉडल में जाते हो तो आपको प्लैंक्स थ्योरी, मैक्सवेल थ्योरी एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़ना पड़ता है। क्यों? आपको वो ट्रिगर पॉइंट बताएगा व्हाई देयर इज अ नेसेसिटी टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स अकॉर्डिंग टू द बोर मॉडल। क्यों बोर मॉडल में वो सब कुछ चीज करना जरूरी था? व्हाई द चेंज बोर मॉडल ने क्रिएट किया? किस चीज को सेटिस्फाई करने के लिए क्रिएट किया? अगर आपके पास कोई चीज है, आप यू आर ट्राइंग टू इम्प्रोवाइज इट, देन ओनली यू विल मेक ए चेंज, इजंट इट? है ना? अगर द थिंग इज ऑल मतलब परफेक्ट है तो आपको उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो इस वजह से फिर बोर एटॉमिक मॉडल आया। बोर एटॉमिक मॉडल में दे एक्सप्लेन द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, दे एक्सप्लेन द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन, दे ऑल्सो एक्सप्लेन दैट इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन डिफरेंट सेल अराउंड द न्यूक्लियस, बट this is only applicable to hydrogen atom and hydrogen like atom, those who have one electron only. And now things are more critical. जब आपकी क्यूरोसिटी बढ़ती है तो आपको और ज़्यादा सोचना पड़ता है। ठीक है ना? जब आपको ये पता चल गया कि हाइड्रोजन एटम में ये सब कुछ है एंड योर उसमें आपका रिडबर्ग कांस्टेंट वगैरह आ जाएगा। ठीक है, वहाँ पे आपका एमिशन स्पेक्ट्रम वगैरह आ जाएगा जिसमें अपने लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद जब बोर एटॉमिक मॉडल का आप पूरा का पूरा थ्योरी पढ़ लोगे, जो रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का जो ड्रॉबैक्स थे दैट आर कंप्लीमेंटेड बाय द बोर एटॉमिक मॉडल। लेकिन बोर एटॉमिक मॉडल में जो ड्रॉबैक्स आए वो समझना बहुत जरूरी है। क्या? पहली बात तो वो दैट इज फॉर हाइड्रोजन हैविंग वन इलेक्ट्रॉन, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए इट इज नॉट एप्लीकेबल। नेक्स्ट, it is particularly explaining a single electron and it is not able to explain the shape of a molecule, geometry of a molecule and bonding pattern, how the electrons are participating in bonding. ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट। अब इन सब चीज़ों के लिए आपका लास्ट चीज़ आता है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। ठीक है, अब बताओ, अब जब बोर एटॉमिक मॉडल खत्म हो गया एंड क्वांटम मैकेनिकल मॉडल स्टार्ट हुआ तो उसके बीच में फिर दो थ्योरी आते हैं, दैट इज योर हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड डी ब्रॉगली वेवलेंथ। अब इसकी क्या जरूरत पड़ गई? है ना, हम तो डायरेक्टली क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पढ़ सकते थे, लेकिन उसकी ज़रूरत है क्योंकि वेव में डी ब्रॉगली वेवलेंथ एंड हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से हमें पता चलता है वेव एंड पार्टिकल नेचर, वेव डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल। ठीक है, डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल। अब डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल की वजह से वी कैन मॉडिफाइड द होल थ्योरी एंड द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल वाज प्रिपेयर्ड। ठीक है, एंड फाइनली जब आप क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में पहुंचते हैं वहाँ यू कैन फाइंड आउट द एग्जैक्ट लोकेशन वेयर द इलेक्ट्रॉन इज एंड इट इज इन द मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। कोई भी एलिमेंट हो, कितने भी इलेक्ट्रॉन्स हो, हाउ देयर, जहाँ पे बोर जी ने ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन ए पर्टिकुलर सेल। ठीक है, वहाँ पे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में पता चलता है हमें दे आर इन ए पर्टिकुलर सेल एंड इनसाइड द सेल दे आर इन ए पर्टिकुलर ऑर्बिटल्स। There you are perfectly defining the location of an electron, energy of an electron, how they are present. And after that, because you know if some element has a particular atom type of electron, number of electron, and you know the particular arrangement of the electrons, then you can predict their bonding pattern, how they will form the bond. ठीक है, जिससे कि हम molecular structure and bonding में पहुंच जाएंगे चैप्टर नंबर 4। ठीक है, ओके, सो बेसिकली जितने भी चीज़ें इस चैप्टर के अंदर में है, नथिंग इज अ वेस्ट, नथिंग इज अ वेस्ट। You have to understand the linkage between the Thomson model,
रुदरफोर्ड मॉडल, बोर मॉडल एंड द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। इनके बीच में जो लिंक है दैट इज एक्सप्लेन बाय मैक्सवेल थ्योरी, प्लैंक्स थ्योरी, योर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड देन योर डी ब्रॉगली वेवलेंथ एंड योर हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अगर मैं ब्रॉडली देखूं तो एटॉमिक स्ट्रक्चर को मैं दो हिस्से में डिवाइड करूंगी, ठीक है। एक हो गया उसकी जो theories, that is Rutherford theory, Bohr atomic model, and then your quantum theory. These three parts, and these three parts connected by two intermediates. First one is your Maxwell theory, Planck's theory, photoelectric effect, and second one is your Heisenberg uncertainty principle and de Broglie wavelength. So whole chapter is now linked, starting from the J.J. Thomson model to the quantum mechanical model. Whole thing is a chain. If you understand from starting, आपको एक रिलेशन, कोरिलेशन मिलेगा उसमें। तो बच्चों सिर्फ न्यूमेरिकल करना और सिर्फ क्या कहते हैं फॉर्मूला याद रखना, न्यूमेरिकल करना इज नॉट द सोल्यूशन, ठीक है। अगर आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हो, अगर आप पढ़ रहे हो, टाइम पास कर रहे हो तो दैट डजंट मैटर, लेकिन आप पढ़ रहे हो तो वो शुड हैव कंप्लीट योर कॉन्सेप्ट, ठीक है। और अगर आपने इस माइंड मैप, एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो माइंड मैप है, इसको अगर आपने समझा है, आपके ब्रेन में एक स्टोरी डेवलप हुआ है, तो उस स्टोरी को फॉलो करिए और उस चैप्टर को धीरे धीरे पढ़िए। मेरे नेक्स्ट वीडियोस में मैं एक एक करके होल एटॉमिक स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करूंगी और आई होप आपको कंफ्यूजन कहीं पे नहीं है कि पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है। छोड़ना कुछ भी नहीं है। हाँ, दिस इज इम्पॉर्टेंट कि आपको कहीं कहीं पे थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करना है, बिकॉज टेक्निकल जगह पे जहाँ पे न्यूमेरिकल्स वगैरह होते हैं, बट कुछ भी छोड़ना नहीं है, ठीक है। एंड एक्सीलेंस तभी आएगा जब आपको सब कुछ आता होगा, ठीक है। अगर आपने एटॉमिक थ्योरी पढ़ा है, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा है, तो स्टार्टिंग फ्रॉम द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन से लेके क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के एंड तक यू हैव टू अंडरस्टैंड द ईच एंड एवरी लिंक, एंड दिस इज वेरी 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 इंटरेस्टिंग इफ यू अंडरस्टैंड, ठीक है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट करिए, और अगर आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर समझने में कोई हेल्प मिला होगा तो ज़रूर मुझे इन्फॉर्म कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।